नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे लोन्स पर। मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं कल्पेश अशर, सीएफपी हैं, साथ ही फाउंडर हैं फुल सर्कल फाइनेंशियल प्लानर्स एंड एडवाइजर्स। कल्पेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू पल्लवी। तो चलिए एक नजर डालते हैं शो में आज कौन से मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। लोन्स के अलग अलग केसेस को हम देखेंगे। एक तरह से होम लोन की एलिजिबिलिटी पे बात करेंगे, साथ ही पर्सनल लोन अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर अब जानना चाहते हैं कि क्या उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या जरूरी फॉर्मेलिटीज क्या है, उन सब पर भी बातचीत होगी। और साथ ही लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, उसको आज हम शामिल कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले जानना चाहते हैं कल्पेश आपसे कि हमारे दर्शकों के लिए कौन सी है वो फायदे की बात जो आप शेयर करना चाहते हैं। फायदे की बात ये है, जो आज हमारा टॉपिक है वो है लोन्स। कोई भी लोन आज एक इंडिविजुअल की जिंदगी में बहुत बड़ी अहमियत रखता है, लेकिन लोन लेने के पहले देयर आर मेनी चेक्स एक इंडिविजुअल को रखनी चाहिए। जैसे हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वैसे ही गुड लोन्स और बैड लोन्स होते हैं। गुड लोन्स वो होते हैं जो हमारे लिए हमारे फाइनेंशियल असेट्स बढ़ाते हैं और हमारे फ्यूचर के लिए काम करते हैं, और बैड लोन्स वो होते हैं जो हमारी लग्जरी और लाइफस्टाइल को फर्निश करते हैं। अब उसके अलावा एक और चीज़ जो हमें देखनी है कि अगर हम लोन्स लेते हैं तो हमारे कैश फ्लो में उसकी क्या असर पड़ती है। क्या हम वो लोन्स को आगे जाके निभा पाएंगे? क्या इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखे हुए क्या हम उसको रीपे कर पाएंगे? तो हमारे कैश फ्लो को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है जब हम लोन के लिए डिसाइड करते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है, जब हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा लोन लेना है और आगे बढ़ते हैं, तो उस लोन को फुलफिल करने के लिए एक पर्सनल कमिटमेंट और फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। तो अगर ये 3-4 पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हैं, देन the good loans will surely make a good financial future for us. राइट, तो थंब रूल जो है या फिर जो मेन चीजें हैं, अगर आपने लोन लिया है या लेने की अगर आपने सोचा है लोन, तो जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया, फायदे की बात तभी है अगर आप डिसिप्लिन से, अनुशासन से अपना लोन चुकाते रहें, क्योंकि एक भी अगर आपने ईएमआई में डिफॉल्ट किया तो आगे चल के आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पर भी फर्क पड़ेगा, सिविल रिकॉर्ड्स में भी आपका नाम आ जाएगा। इसलिए जो भी अगर आप लोन लेते हैं, बहुत असेंशियल हो तो ही लोन की तरफ आपको रुख करना चाहिए, और साथ ही लोन अगर आपने लिया है तो उसको डिसिप्लिन के साथ आपको चुकाना चाहिए। चलिए अब शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की, और पहला सवाल ईमेल के जरिए है। उत्तम कुमार पटायत जी ने सवाल भेजा है। इन्होंने मेंशन किया है कि रेलवे में एम्प्लॉय हैं और एसबीआई में इनका खाता है। नेट सैलरी बताई है 29,700, लेकिन क्योंकि अब कुछ बढ़ोतरी होनी है तो अप्रोक्सीमेटली 30,000 इनकी सैलरी हो जाएगी। ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि बीइंग अ रेलवे एम्प्लॉय क्या कुछ इनको रिबेट मिलेगी ब्याज दरों में, और साथ ही होम लोन की अगर बात करें तो 20 साल के लिए अगर इनको लोन लेना है तो लगभग इनकी सैलरी के हिसाब से यानी 30,000 प्रति माह के हिसाब से कितने लोन के लिए एलिजिबल होंगे। कल्पेश। उत्तम जी, देखिए, आपको जो सैलरी में इंक्रीमेंट मिलने वाली है तो आपका सैलरी हो जाएगा तकरीबन 30,000 पर मंथ, और आप 20 लाख का लोन लेना चाहते हैं तो अगर आप एसबीआई से लोन लेते हैं जैसे आपने बताया, तो उस हिसाब से आपको 90% एलिजिबिलिटी, मतलब 18 लाख के करीब आपको लोन एलिजिबिलिटी है। और आप जैसे रेलवे सैलरी पैकेज हैं तो आपको उसमें शायद 0.25 बिप्स का एक बेनिफिट हो सकता है। अगर ये गिनने जाएं तो आपका ईएमआई जो है 18 लाख के लोन के ऊपर तकरीबन 17,250 रुपए तक का हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक चीज नोट करने वाली है कि अगर आप अपनी मंथली इनकम जो 30,000 है, उसमें से आप अगर 17,000 लोन को चुकाने में देते हैं तो तकरीबन 58 to 60% आप लोन रीपेमेंट में डाल रहे हैं। तो आपको ये सोचना है कि आप आपकी बाकी के इनकम, जो भी आपका घर का खर्च है, दूसरे कमिटमेंट्स है, वो आप कैसे पूरे कर पाओगे। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप अगर 10 से 11 लाख की लोन लेते हैं बजाय 18 लाख के,
तो आपका EMI भी जो है वो तकरीबन 10.5 से 11,000 के बीच में पर मंथ आएगा, जो रिकमेंडेड है एज पर अ फाइनेंशियल एडवाइजर। और फाइनेंशियल प्लान जब हम रेकमेंड करते हैं कि आपकी मंथली इनकम का 35 से 40% से ज्यादा आपका लोन रिपेमेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप 11,000 की EMI चुकाते हैं और आपकी मंथली इनकम 30,000 हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि आप काफी कंफर्टेबल स्टेज पे लोन रिपेमेंट्स कर पाएंगे। राइट। तो चलिए उत्तम, आपके लिए कल्पेश की राय यही है कि आप 11,000 तक की EMI हो आपके लोन की, इस तरह से कैलकुलेशन बिठाएं और आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखा जाए तो करीब 10.5 से 11 लाख तक का लोन आपको मिल जाएगा 20 साल के लिए अगर आप ढूंढ रहे हैं। और 10.15 इम्पैक्ट आपको SBI से मिलेगा, लेकिन क्योंकि आप रेलवे एम्प्लॉय हैं तो शायद 0.25% की एक छोटी सी रिबेट या राहत आपको मिल सकती है। अगले दर्शक है एल्ड्रिन हैदराबाद से, हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। गुड इवनिंग एल्ड्रिन, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? I have invested in a company fixed deposit. Okay. That is Omnitech Solution. So after the investment, the first day it was quarterly. They have to give the quarterly interest. Right. But the first quarter they paid, and subsequently they have not paid. So I have invested through Bajaj Capital based upon the assurance given by Bajaj Capital. Okay. So now when I contacted Bajaj Capital, they are also telling that the company is not in a position to pay. You will have to wait for some more time. Okay. So I went to Bombay, had contacted their head office, this Omnitech Info Solutions. So those people are also avoiding meeting customers. They are telling that you will have to wait for some more time. Your interest as well as principal, nothing can be done. Okay, okay. So we are not in a position to repay. I believe एल्ड्रिन, ये जो कंपनी आप बता रहे हैं ये फाइनेंशियल क्राइसिस से शायद गुजर रही है, इसीलिए ये लोगों का पैसा लौटा नहीं रही है या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक इन्फॉर्मेशन जो आपसे मैं लेना चाह रही हूँ, आपके अलावा क्या कुछ ऐसे और भी इन्वेस्टर्स हैं जिनको आप जानते हैं और उन्होंने भी यहाँ पे FD कराई हो? Bajaj Capital has told that almost 30% of their investors are into this one. They have made them invest. So they are giving assurance from their part that it will be done after some time. All right. आप फोन लाइन डिस्कनेक्ट मत करिएगा, एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में है, यू लिसन टू व्हाट ही सेज, ठीक है? कल्पेश, जैसा एल्ड्रिन ने बताया एग्जैक्टली लोन से संबंधित सवाल तो नहीं है, लेकिन FD की इन्होंने बात की, कॉर्पोरेट FDs जहां तक हम बात करते हैं, कितना रिस्क इसमें इन्वॉल्व होता है, और क्योंकि हमारे साथ एग्जाम्पल है एल्ड्रिन का, तो ऐसे में आप बाकी दर्शकों को क्या राय देंगे, और सबसे पहले एल्ड्रिन के लिए क्या सोल्यूशन है? Aldrin, I think what you should do is that first understand that corporate FDs are unsecure in nature. Once you understand that particular thing, you will understand that the investment which you have done is an unsecured instrument. And corporate FDs by nature are regulated under Section 58 of the Companies Act. What I would suggest, the path which you should take, and probably the people who are stuck with that corporate FD, is that you first write a grievance letter to the company, put that on record and start tracking it. Otherwise, if there is no reply from them, what you should write, you can write a letter straight to Ministry of Company Affairs, that's the MCA, where on their website they have an investor complaint form. Once you fill that up, it is officially registered with the Ministry of Company Affairs. You can also put in a copy to the company law board. Once these two very official stringent actions are taken, I'm very much sure that some response, and if you're lucky enough, very quick action should be taken on your corporate FD. ऑलराइट, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, और जैसे एक्सपर्ट बता रहे हैं आप ग्रीवेंस के लिए जो फॉर्म है उसे फिल करके आपको आगे फॉरवर्ड करना होगा। और बाकी व्यूअर्स के लिए भी ये एक अहम बात है कि आप कॉर्पोरेट FD अगर निवेश करने जा रहे हैं, रिस्क उसमें जरूर इन्वॉल्व होता है, वो आप ध्यान से देखें, और हायर रेट ऑफ रिटर्न उसमें प्रॉमिस किया जाता है। सिर्फ रिटर्न्स देखकर आप उसमें पैसा ना लगाएं, कंपनी की वित्तीय हालत कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं, उसको आप जरूर एनालाइज कर लें, क्योंकि आपको हायर रिटर्न्स तो मिलेंगे लेकिन उसमें ज्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व होगा। फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कल्पेश से हमारी बातचीत जारी है। लोन पर जुड़ा कोई भी सवाल आपको भेजना है तो आप हमें कर्ज लिखकर सवाल 57575 पर भेज सकते हैं। स्क्रीन के निचले भाग में डिटेल्स हैं, साथ ही ईमेल आईडी भी नोट कर सकते हैं, moniguru@zenetwork.com। जल्द लौटेंगे।
वेलकम बैक। मनी गुरु आप देख रहे हैं। लोन्स पर चर्चा हो रही है। कल्पेश अशर आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। आज के एक्सपर्ट हैं। अगले दर्शक हैं देवाशीष चैटर्जी, पुरुलिया से हमारे साथ है। गुड इवनिंग मिस्टर चैटर्जी, पूछिए क्या सवाल है। गुड इवनिंग मैडम। बताइए सर। हेलो सर। हेलो सर। यस देवाशीष, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, एक्सपर्ट सुन रहे हैं। हाँ, मेरा सवाल है सर, मैं एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हूँ और मेरा सैलरी है 14,000 अप्रॉक्स। ओके, तो एम आई एप्लीकेबल फॉर ए लोन, हाउस लोन और पर्सनल लोन? सो व्हाट एक्चुअली आर यू लुकिंग एट? आप पर्सनल लोन ढूंढ रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, या होम लोन लेना चाह रहे हैं? पर्सनल लोन लेना चाहते हैं हम। ठीक है। एंड रिक्वायरमेंट कितने की है? कितना लोन आपको चाहिए? 3 लाख। 3 लाख, ठीक है। कल्पेश, देवाशीष का अगर प्रोफाइल हम देखें, 32 इन्होंने एज बताई है और सैलरी क्लोज टू 14,000। पर्सनल लोन लेने में क्या कुछ प्रॉब्लम होगी, या 3 लाख तक का जो ये एम कर रहे हैं क्या अचीवेबल है, या मिल पाएगा इनको इतना लोन? देवाशीष, आपको जो आपकी सैलरी है आप बता रहे हैं, उसके हिसाब से जो 3 लाख का लोन है तकरीबन आपको मिलना तो चाहिए। लेकिन आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि पर्सनल लोन की जो ब्याज दर होती है, जो इंटरेस्ट रेट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। वो तकरीबन 13 to 17% के रेंज में फ्लक्चुएट होता है। एवरी बैंक हैज़ इट्स ओन डिफरेंट पर्सनल लोन रेट। एंड व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको बिल्कुल ज़रूरत की चीज़ है तो ही आपको ये लोन लेना है। क्योंकि अन्य लोन जो होते हैं, जैसे होम लोन्स हो गए, तो आपके 10 से 11% या 11.5% के रेंज में होते हैं, और पर्सनल लोन उससे तकरीबन 4-5% ज़्यादा होते हैं। तो आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि अगर आप लोन रीपेमेंट आपका शुरू हो गया तो आप अपने कैश फ्लो से कैसे उसको एडजस्ट करोगे और क्या आप उसको पूरी तरह निभा पाओगे। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी अगर रिक्वायरमेंट बहुत ही इमीडिएट या बहुत ही क्रूशियल है तो ही आपको इसमें जाना चाहिए। और जो आपको पर्सनल लोन के लिए भी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपको फुलफिल सारी करनी पड़ेंगी। ऑलराइट, तो सालाना 13 से 17% ब्याज दर पे पर्सनल लोन मौजूदा अगर देखा जाए तो बैंकों से मिल जाएगा। इसलिए आपको अपनी सैलरी में आप इवैल्यूएट करें कि अगर आप अपनी सैलरी का 40% EMI में दे रहे हैं तो कितना बचेगा और किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए लुकिंग एट योर सैलरी। एनीवेज, अब सुनील हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है फोन लाइन पर। नमस्कार सुनील, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी। बताइए सुनील। मैडम, मैंने लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अप्लाई किया है, पेंशन मेरे को मिल गया है 50 लैक्स का। ठीक है। उसमें मैंने फोरक्लोजर अर्ली पेमेंट के लिए बोला तो उन्होंने कहा 4% चार्ज होगा। अभी मैंने उसको इनकैशमेंट नहीं किया। ओके, ठीक है। इनकैशमेंट नहीं ली है, तो दे चार्ज प्री क्लोजर 4%। ऑलराइट, आफ्टर 1 ईयर। आपने बिल्कुल अभी लोन लिया? आई थिंक अभी रिसेंटली ही आपने? अभी मैंने पेंशन लेटर लिया, अभी लोन लिया नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। डिटेल्स इसकी हम एक्सपर्ट से जानेंगे। कल्पेश बताइए, इन्होंने लैब की बात कर रहे हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर इसको ये पहले क्लोज करते हैं, क्या आप प्रीपेमेंट चार्जेस इनको देने होंगे या नहीं? सुनील जी, एक तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने लोन ऑलरेडी इन एक्शन है या आपने सिर्फ लिया हुआ है फिलहाल? सैंक्शन लेटर मिला है, मैंने अभी उसको लिया नहीं है उनसे। उनको मैंने कहा प्री पेमेंट करना पड़ेगा मेरे को 1-2 साल के अंदर। तो दे से कि ये वी चार्ज 4% ऑन द बेसिक अमाउंट। ओके, सी देयर इज अ बेसिक डिफरेंस सुनील। आपको समझना है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो होती है उसमें श्योरली कंपनीज या जो भी बैंक्स होती हैं उसमें प्रीपेमेंट चार्ज तो लगता ही है। तो अगर आप जो DHFL है या जो भी इंस्टीट्यूशन है उनसे आप अगर नेगोशिएट करके वो टर्म्स एंड कंडीशंस मॉडिफाई हो सकते हैं तो आप वो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये एक कंसेंट स्टेज पे है, शुरू नहीं हुआ है। और आपको वो फिर अगर आपने डॉटेड लाइन पे साइन कर ही दिया है और वो एक्शन हो गया है तो यू हैव नो ऑप्शन बट टू वेट आउट द पीरियड एंड देन प्रीपे द लोन वॉट एवर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब दूसरी एक चीज सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूं कि होम लोन्स पे RBI ने एक नोटिफिकेशन इश्यू किया हुआ है जून 12 में कि अगर हम होम लोन लेते हैं तो उसको प्रीपे करने में हमें कोई भी किस्म की प्री पेनल्टी या प्री पेमेंट चार्जेस या जो भी हैं वो लगते नहीं है। तो सवाल जब ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का आता है तो इट इज़ अ डिफरेंट एंटिटी
और उसमें अगर आप मॉडिफाई करवा सकते हैं या डिस्कशन करके म्यूचुअल कंसेंट से होता है तो ठीक है, वरना यू विल हैव टू अबाइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट, तो सुनील आपको अपने डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक करने होंगे और जैसे आपने बताया अभी सिर्फ सैंक्शन लेटर मिला और उसमें अगर मेंशन है ये कि बैंक 2 साल के अंदर आप फोरक्लोजर करेंगे तो आपको 4% देना होगा, तो यू हैव टू अबाइड बाय द रूल्स। बाकी आप बैंक से एक बार या DHFL से जहां से आपने लिया है वहां से एक बार कंसल्ट करके देख लें, बातचीत करके देखें, अदरवाइज बाकी और बैंक्स में भी अप्लाई करने की आप सोच सकते हैं। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कल्पेश से बातचीत जारी है, लोन्स पर हम चर्चा कर रहे हैं, जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मनी गुरु। आखिरी सेगमेंट है इसलिए अगले दर्शक हैं उनसे बात करते हैं। रंजन कुमार साहा मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार मिस्टर रंजन, बताइए सर क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, मेरा सवाल ये है कि मुझे पर्सनल लोन चाहिए, वो 3 लाख से 4 लाख तक है और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है बैंक के, लेकिन मैम मेरे को क्या कहते हैं गारंटर की प्रॉब्लम हो रही है। गारंटर आपने कौन से बैंक में अप्लाई किया? हाँ सर मैम, मेरा सेंट्रल बैंक में है। कैनरा बैंक में? सेंट्रल बैंक में, ठीक है। आपका खाता वैसे कौन से बैंक में? हाँ मैम, सेंट्रल बैंक में ही है, पूरा पेमेंट सेंट्रल बैंक में ही है। ऑलराइट, कल्पेश रंजन जैसे बता रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इन्होंने अप्लाई किया था, वहां पर गारंटर की ऐसा बताया गया कि वहां पे मैंडेटरी होगा, लेकिन क्या किसी प्राइवेट बैंक में अगर ये अप्रोच करते हैं वहां पे इनको कंपलसरीली गारंटर देना होगा या फिर वहां कहीं अप्लाई कर सकते हैं? या रंजन, आई थिंक जो आपने बताया कि आपको जो गारंटर की जरूरत है वो आपको सेंट्रल बैंक में तो जरूरत पड़ेगी ही, उनके रूल्स के हिसाब से तो आपको गारंटर देना ही पड़ेगा जहां तक सेंट्रल बैंक का सवाल है। और अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन और आपके पेपर सब सही हैं और आपको ये जो आप बता रहे हैं 3-4 लाख का जो लोन है वो आपको लेना ही है, तो मेरे हिसाब से आप और किसी प्राइवेट बैंक्स में भी ट्राई कर सकते हैं। और एक चीज का ख्याल आपको ये रखना है कि हर एक बैंक के जो पर्सनल लोन के रेट्स होते हैं वो अलग होते हैं, और अगर आपको सेंट्रल बैंक का फेवरेबल रेट मिल रहा है तो यू विल हैव टू स्टिक टू इट। और अगर आप प्राइवेट बैंक से या दूसरे कोई बैंक में जहां पे गारंटर की जरूरत ना हो तो वो देखना चाहते हैं, लेकिन वो हिसाब से अगर रेट्स वहां पे ज्यादा हैं तो आपको अपना पर्सनल बजट भी ट्वीक करना पड़ेगा ज्यादा EMIs देने के लिए। तो आप ये देख लीजिए कि आपको दूसरे बैंक्स में ट्राई करना है जहां पे गारंटर की शायद जरूरत ना हो और आपका लोन भी आपको मिल जाए। चलिए, तो यानी आप प्राइवेट बैंक्स में भी रंजन अप्लाई कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट की तरफ से राय। और जहां तक सेंट्रल बैंक का सवाल है तो वहां पर क्योंकि इट्स अ गवर्नमेंट बैंक इसलिए आपको गारंटर देना ही पड़ेगा। चलिए, फिलहाल इतने ही सवाल आज हम शामिल कर पाएंगे मनी गुरु में। कल्पेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय जी बिजनेस को देने के लिए। तो आज हमने बातचीत की लोन्स पर, लेकिन कल जब हम लौटेंगे तो हम इंश्योरेंस पर चर्चा करेंगे। इंश्योरेंस से जुड़े हुए सवालों को हम बुधवार को लेते हैं, साथ ही थर्सडे का दिन प्रॉपर्टी के नाम होता है। थर्सडे के दिन हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सवालों को शामिल करते हैं और शुक्रवार को टैक्सेशन पर बातचीत होती है। तो चलिए, फिलहाल आज मनी गुरु से इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।